तो कल की क्लास में हमने प्रत्यक्ष विधि को सीखा था। हमने जाना था कि माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती हैं, जिसमें से पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि और इसके हमने फ़ॉर्मूले सीखे भी थे, निकाले भी थे कि फ़ॉर्मूले आए कहाँ से हैं, ठीक है ना? और क्वेश्चन भी किए थे। आज हम थोड़ा-सा आगे करते हैं। आज हम माध्य निकालने की दूसरी विधि सीखेंगे, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि, ठीक है? तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जो भी आपको लिखवाया जाए वो लिखिएगा। करें स्टार्ट? चलो जी, देखिए। तो सबसे पहले मैं ना जो आपको कल कराया था, उसको थोड़ा-सा ऐसा समराइज़ कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगी उसके बाद करेंगे, ठीक है? तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप। यहाँ लिखिए आप माध्य। अब माध्य को निकालने की 3 विधियाँ हैं। माध्य को निकालने की कितनी विधि हैं? 3। सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जो हमने कल पढ़ी थी, ठीक है? इसके अंदर हमने क्या-क्या पढ़ा था कि अगर हमको रॉ डाटा दे रखा है, कौन-सा डाटा? रॉ डाटा, RAW, रॉ डाटा दे रखा है, तो उस टाइम माध्य निकालने का फ़ॉर्मूला होगा सिग्मा xi अपॉन में n, ठीक है? अगर आपको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मतलब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, कौन-सी? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दी है, तो उस टाइम माध्य निकालने का फ़ॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। समझ में आ गई? ठीक है? और अगर आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ग्रुप में आपको डाटा दिया है ना? जैसे 10 से 15, 15 से 20, ये ग्रुप वाला डाटा हो गया, ठीक है? इसको हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तब भी हमारा फ़ॉर्मूला यही होगा सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, ठीक है? बस ध्यान रखना, जो ग्रुप वाला डाटा होगा ना, उसमें जो xi है यानी फिर जो डाटा पॉइंट है, वो तो हमें मालूम होते नहीं है, वो तो उसके अंदर बंद होते हैं, जैसे 50 से 55। अब डाटा पॉइंट कौन-सा है इसमें से हमें पता ही नहीं होता, तो हम क्या मान के चलते हैं कि उसका एवरेज 50 से 55 का एवरेज, उसका मिड पॉइंट, ठीक है ना? उसका मिड पॉइंट। कई बार क्या होता है कि इसको है ना ऐसे लिख दिया जाता है, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो xi है वो उसका मिड पॉइंट है ना, तो ऐसे लिख दिया जाता है। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिलहाल आपकी बुक में ऐसा लिखा नहीं हुआ, तो आप ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, जो आपकी क्लास 10th है ना, उसमें ना तो आपसे रो डाटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ना ही आपसे अनग्रुप डाटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यानी कि ये जो 2 फ़ॉर्मूले थे, ये आपसे नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है ना? ये दोनों फ़ॉर्मूलों से क्वेश्चन्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएँगे आपसे, क्योंकि जो आपकी क्लास 10th है, उसके अंदर आपको वर्गीकृत पढ़ना है। ये दोनों तो आप क्लास 9 में पढ़ आए, ये और ये क्लास 9 में आप पढ़ के आ चुके हैं। क्लास 10th में ये पढ़ना है, ठीक है? अब आप कहेंगे जी ये कराया क्यों फिर? क्योंकि क्लास 9 का रिवाइज़ कराना ज़रूरी था। अगर ये नहीं कराता ना तो फिर ये समझ नहीं आता आपको। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मैं यहाँ से इनको मिटा देता हूँ, क्योंकि हम क्लास 10th के बारे में देख लेते हैं कि क्लास 10th में हमने क्या-क्या पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का हमारे पास ये फ़ॉर्मूला रह गया, क्योंकि सारे के सारे डाटा जो मिलेगा वो ग्रुप डाटा मिलेगा और ग्रुप डाटा से माध्य निकालने का, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फ़ॉर्मूला यही है हमारे पास। बात समझ में आ गई? ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब माध्य निकालने की दूसरी विधि भी है, जिसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए नाम से मालूम चल रहा है इसमें, कल्पित माध्य है, यानी आपने माध्य की कल्पना कर ली पहले ही, ठीक है ना? जो आपको डाटा दे रखा है, उसमें आपने माध्य मान लिया, अपनी मर्ज़ी से कोई भी मान सकते हो कि भैया चलो इसका माध्य ये है ना? उसके बाद कैसे एक्चुअल माध्य निकालना है, असल वाला माध्य निकालना है, वो हमें सीखना है, ठीक है? इसका एक बार फ़ॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद इसका डेरिवेशन भी करेंगे, ये सीखेंगे फ़ॉर्मूला आया कहाँ से है ना? लेकिन एक बार फ़ॉर्मूला लिख लीजिए, फ़ॉर्मूला लिख के फिर आप क्वेश्चन कर लेंगे 2-3, उसके बाद इसका डेरिवेशन कर लेंगे, ये समझ लेंगे फ़ॉर्मूला आया कहाँ से। बात समझ में आ गई? अच्छा, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फ़ॉर्मूला होता है आपका सिग्मा fi डी अपॉन में सिग्मा fi प्लस ए, है ना? अब आप कहेंगे जी ये डी का क्या मतलब है? इस डी का क्या मतलब है ना? तो करेंगे, एक बार लिख लो, फिर एक क्वेश्चन कराएँगे ना तो उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपके। तो ये कल्पित माध्य से माध्य निकालने का फ़ॉर्मूला है। तीसरी विधि भी है, लेकिन अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, कल लिखवाऊँगा उसको मैं, ठीक है? तो इस लेक्चर को करेंगे कैसे? सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालेंगे,
ठीक है ना? सारे के सारे ग्रुप डाटा मिलेगा, ध्यान देखिए। अनग्रुप डाटा और रो डाटा आपको नहीं मिलेगा। क्लास 10th में आपका सिर्फ़ ग्रुप डाटा आएगा। कल तो इसलिए बताया था क्योंकि फिर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। अब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो अब आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ग्रुप डाटा देखा और प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना हो तो ये फ़ॉर्मूला होता है। ग्रुप डाटा देखा और कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना हो तो ये फ़ॉर्मूला होता है ना? कल्पित माध्य विधि से आप अनग्रुप डाटा का भी माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है? और जो आपको रो डाटा देखा है उसका भी माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए आपको ये बता देंगे। बात समझ में आ गई? अगर आप कहेंगे कि बताना है तो वो बता देंगे। बात समझ में आ गई ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे इसके, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे फ़ॉर्मूला आया कहाँ से? डेरिवेशन देखेंगे कि फ़ॉर्मूला आया कहाँ से? जिसने पहली बार फ़ॉर्मूला बनाया उसने किस तरीके से सोचा होगा, ठीक है? तो चलिए करें फिर। तो मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। ये रहा। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टेस्ट लिया गया 100 नंबर का, है ना? तो क्लास में जितने स्टूडेंट थे, उनके किस-किस, क्या-क्या नंबर आए हैं, उसका डाटा है ये। भई जैसे 10 से 25 तक नंबर लाने वाले 2 विद्यार्थी थे। 25 से लेकर के 40 तक नंबर लाने वाले 3 विद्यार्थी थे। 40 से लेकर के 55 तक नंबर लाने वाले 7 विद्यार्थी थे। तो ये डाटा दे रखा है। अपने को इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। एक तो तरीका हो सकता है कि हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लें, प्रत्यक्ष विधि। भई Fy, Xi निकाल करके, इसमें Xi क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा ना? न ठीक है ना? ग्रुप डाटा में जो Xi होता है वो उस वर्ग अंतराल का मिड पॉइंट होता है, ठीक है? तो एक तो तरीका ये है कि आप ये फ्रीक्वेंसी की इस Xi से मल्टीप्लाई कर दें, Fi, Xi निकाल करके माध्य निकाल लें, ठीक है? लेकिन हमने वो तरीका तो सीख ही लिया, अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे कल्पित माध्य विधि। इसमें कैसे करना है वो देखो आप। सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है? वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल। जैसे क्लास इंटरवल होते हैं ना, ये वर्ग अंतराल कहलाता है। तो ये लिख लेते हैं पहले। जैसे 10 से 25 हो गया, फिर 25 से लेकर के 40 हो गया, 40 से 55 हो गया, 55 से लेकर के 70 हो गया, 70 से 85 हो गया, ठीक है? और 85 से लेकर के 100 हो गया। ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल, ठीक? अच्छा, ये क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी है कि भाई 10 से लेकर के 20 तक नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो हमें पता चल गया ना कि कितने बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना? बारंबारता कितनी बार? 2 बार, ठीक है? तो हम इसको लिख देते हैं Fy, या फिर आप बारंबारता लिख दो। तो ये कितना है? 2, 3, 7, 6, 6 और 6, ठीक है? अब इसके निकालने के बाद हमें Xi चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पे देखो, मतलब समझना है इसका थोड़ा-सा। 10 से लेकर के 25 तक नंबर वाले 10 से लेकर के 25 तक नंबर लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, है ना? हो सकता है कि इसमें से एक विद्यार्थी के लेट्स से 13 नंबर आए हों, दूसरे विद्यार्थी के 17 नंबर आए हों, है ना? हमें पता तो है ही नहीं, भई किसके कितने नंबर आए हैं। हो सकता है कि एक के 19 नंबर आए हों, एक के 24 नंबर आए हों, ठीक है? अब Xi हमें लेना है। Xi मतलब कोई भी एक पॉइंट। जैसे 10 से 25 तक अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों विद्यार्थियों को सेम नंबर आए होंगे। ठीक है ना? तो Xi हम कैसे निकालते हैं? Xi हम इन दोनों के मिड पॉइंट को लेते हैं। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो इनके नंबर आए हैं ना, दोनों विद्यार्थियों के जो नंबर आए हैं, वो इन दोनों का मिड पॉइंट के आस-पास पाएँगे। जैसे देखिए, एक विद्यार्थी के 19 नंबर आए, एक के 24 नंबर आए। अगर आप इनको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 19 + 24, ये हो जाएगा अपना 9 और 4 9 और 4 कितना होता है? 13, एक आंसर ऊपर 2, 3, 4, है ना? अब इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कितना आ गया? 21 दूनी 42, 21 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है? हो सकता है कि 19-24 ना आए हों, 13-17 आए हों। तो अगर आप इसका एवरेज देखें तो कितना हो गया? 13 और 17 हो गया 30/2, यानी कि 15, है ना? अब हमें Xi तो पता ही नहीं है ना। अब इसके हिसाब से देखें, अगर 13-17 आए होंगे तो फिर Xi 15 होना चाहिए। 19-24 आएँगे तो Xi कितना होना चाहिए? 21 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। हो सकता है कि दोनों के मान लो 24-24 नंबर आए हैं। तो इस हिसाब से तो Xi कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। है ना? लेकिन हमें पता ही नहीं है कि दोनों के नंबर कितने आए हैं। हमें तो ये पता है कि भैया दोनों के न 2 विद्यार्थी जो हैं, उनके नंबर 10 से लेकर के 25 तक के बीच में आए हैं। अब हमें किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। भई हो सकता था हम इसको मानते, हो सकता था इसको मानते, हो सकता था इसको मानते।
तो फिक्स करने के लिए भाई मान लो मैंने कहा कि यार एक्सआई निकालो, अब आपने तो अपनी मर्जी से कह दिया भैया 1 के 13 1 के 17 है, आपने एक्सआई ये ले लिया, है ना, और मैंने एक्सआई ऐसे ले लिया, तब तो फिर निकलेगा नहीं ना क्वेश्चन। समझ पा रहे हो ना? तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इनके नंबर होंगे वो जो ग्रुप दे रखा है उसके मिड में पाएंगे, उसके मिड में, और ये हम मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो माध्य आएगा ना वो भी अप्रोक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने माना है, जरूरी थोड़ी है। अब जैसे मान लो इसका इसका मिड पॉइंट क्या होता है 10 और 25 के बीच में, 17.5 आता है, 10 और 25 के बीच में क्या आता है 17.5। अब ये हम मान के चल रहे हैं कि दोनों जो विद्यार्थी हैं उनके 17.5 आए हैं, पहले विद्यार्थी के भी 17.5, दूसरे के भी 17.5। अब जरूरी थोड़ी है पहले के हो सकता है 19 आए हों, दूसरे के 13 आए हों, लेकिन हमें मान के चलना था, ठीक है, तो इसलिए हमने ये मान लिया कि भैया अप्रोक्स कर दिया दोनों को ही, 17.5 मान लिया। समझ में आ गई? ठीक है, अब हमने ये माना है ना, अप्रोक्स किया है, ठीक है, तो जो इसका माध्य होगा, जो इस ग्रुप डाटा का माध्य होगा ना वो भी अप्रोक्स आता है। कल ये बात मैंने बताई थी। अगर यही डाटा सेम डाटा आपको अनग्रुप डाटा दिया जाता ना, अनग्रुप में भाई बता देते कि दो के मतलब इसके 13 आते हैं, इसमें से एक विद्यार्थी के 17 आते हैं, ऐसे करके बताया होता, जब आप उसका माध्य निकालते ना वो बिल्कुल करेक्ट आता। ठीक है, ये अप्रोक्स आएगा, क्यों? क्योंकि आपने जो मिड पॉइंट लिया है ना ये अप्रोक्स लिया आपने। समझ में आई? जो आपने ये पॉइंट मानना है ये अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए इसका जो मीन आता है, जो माध्य आता है वो भी क्या आता है, अप्रोक्स आता है। समझ गए ना? चलो ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि 17.5 कैसे लिख दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका मिड पॉइंट 17.5 है? तो देखो जी, आपको अगर ना समझ में आए ना तो इनको जोड़ लो, 25 और 10 35, 35 का कर लो आधा, कितना हो गया 17.5, यानी 17.5 10 और 25 के बिल्कुल सेंटर में आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको एक्सआई तो लिखते ही हैं, साथ में अगर आप चाहें तो वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं मिड पॉइंट, क्योंकि हम जब ग्रुप डाटा दिया होता है तो उसका जो मिड पॉइंट होता है ना उसको ही हम एक्सआई मानते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो दो जो विद्यार्थी हैं हमने मान लिया कि उन दोनों के विद्यार्थियों के 17.5 नंबर आएंगे, पहले के भी 17.5 दूसरे के भी 17.5। बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही 20 और 40 के बीच का क्या आएगा, 40 और 20, 40 और 25 कितना हो गया, 65 हो गया, 65 का आधा 32 दूनी 32.5 हो गया। समझे? ऐसे करना है। 40 और 55 को जोड़ लो, 100 नहीं 95 हो गया, हाँ 95 का आधा 47.5 हो गया। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, ऐसे 55 और 70 को जोड़ लियो, ये हो गया आपका 170 और 50 कितना होता है, 120 125 हो गया, और 125 162.5 हो गया। अपन चेक कर लेंगे बाद में। 70 85 इनको जोड़ लो, 80 और 70 150 155 हो गया, 155 का आधा 77.5 होना चाहिए, 75 दूनी ठीक है, 85 और 100 के बीच में क्या आएगा, 185 हो गया, 185 का आधा तो 9 पे कट गया, 185 का आधा कर लो ना, 92.5 हो गया। एक बार मैं चेक कर लूँ, कभी मैं गलत हो जाए ना फिर अपना पूरा क्वेश्चन वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो जी, 17.5 32 47 62 77 92 17.5 32 47 62 ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए आपने एफ आई निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया। अब आपके पास दो तरीके हैं माध्य निकालने के, या तो आप एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, और फिर आप इस फॉर्मूले से सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा ऑफ एफ आई, इससे आप माध्य निकाल लीजिए। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप पाएंगे कि यार मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है, इसके इससे मल्टीप्लाई करो, इसके इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब अगर यहाँ पे डाटा थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया होता, मान लो 20 की 2 की बजाय 23 दे देता, 34 दे देता, फिर तो मल्टीप्लाई करना और मुश्किल हो जाता। तो इससे बचने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें एक और कॉलम बनाना पड़ता है ना, और उसमें हम क्या करते हैं एक्सआई में से जो आपके डाटा पॉइंट्स है ना, ये हमने इनको डाटा पॉइंट्स माना है, ठीक है ना, ये हमने क्या माना है डाटा पॉइंट्स, तो जो ये आपके डाटा पॉइंट्स हैं इसमें से आप कोई भी एक नंबर घटा देते हैं, जरूरी नहीं कि वो नंबर इसी में से होना चाहिए, आप चाहें तो उसमें से 100 घटा सकते हैं, ध्यान से समझिए, उसमें से 200 भी घटा सकते हैं, कोई भी घटा सकते हैं। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे भाई, अगर देखो जैसे मान लो आपके पास 5 टॉफ़ी हैं, मैंने 4 ले ली और 4 ही दे दी, तो आपके पास टॉफ़ी कितनी रही, 5 ही रही ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 100 घटा देता हूँ,
यहाँ से मैंने एक बार 100 घटा दिया। 100 घटाने के बाद मान लो कि 100 घटा रहा हूँ, 100 घटाऊँगा नहीं, ठीक है ना? 100 घटा दिया, तो 100 घटाने के बाद जब मैं इसका निकालूँगा ना माध्य, तो माध्य में 100 जोड़ दूँगा बाद में, तो माध्य में फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे? मान लो माध्य 5 आया, उसमें से 4 घटा के 4 जोड़ दिया, तो माध्य में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं ना, सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा। ये जो xi है, इसमें गुणा करने में बहुत मुश्किल आएगी, तो मैं कोई एक ऐसा नंबर घटा दूँगा, 100 नहीं घटाऊँगा, कोई एक ऐसा नंबर घटा दूँगा जिसको घटाने के बाद यहाँ पे जो डाटा आएगा ना, वो बहुत ही छोटा-छोटा नंबर में आए, ठीक है ना? ताकि गुणा करनी आसान हो जाए, ठीक है? और उसको फिर बाद में लास्ट में जोड़ देंगे। जैसे मान लो कि मैं इनमें से कोई भी बीच में नंबर ले लेता हूँ, 47.5 ले लिया मैंने, ठीक है? कोई भी नंबर ले सकते थे, मैं पहले बता देता हूँ, कोई भी नंबर ले सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर लेने हैं, 50 ले लो, 55 ले लो, है ना? कोई भी नंबर ले सकते थे, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से माध्य को मान रहे हैं, उसको घटा रहे हैं आप, ठीक है? मैंने 47.5 लिया, 47.5 क्यों लिया? क्योंकि देखो अब 47.5 में से 47.5 घटाऊँगा तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना? घटाने में दिक्कत नहीं आई, जल्दी घट गया, 0 आ गया, ठीक है? अच्छा अब देखिए आप यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलेगा। अब आप 32.5 में से 47.5 घटाएँगे ना, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, 5 में से 5 गए 0, 7 में 2 गया 5 और 1, ये आ गया आपका माइनस का 15, क्योंकि आपने इसमें से ये घटाया है, ठीक है ना? ऐसे 17.5 में से 47.5 घटाएँगे, तो माइनस का 30 आएगा। आप घटा के देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पैटर्न दिखेगा 0 फिर 15 फिर 30। अब 0 के नीचे वाले भी देखेंगे ना, तो 0 के नीचे वाले भी ऐसे पाएँगे 15, 30 और 45। ये इस नियम की खास बात है, ठीक है ना? जब आप इसमें से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से कि मैंने 47.5 ले लिया और उसको घटाने लग गया ना, तो यहाँ पे एक टेबल बन जाती है। ऊपर तो नेगेटिव टेबल बनती है, नीचे पॉजिटिव टेबल बनती है। ध्यान रखना टेबल तभी बनेगी जब यहाँ पे गैप सेम होगा। जैसे देखिए गैप कितने का है? 15 का है, तो 15 की टेबल बन गई। अगर मान लो 10 का गैप होता तो 10 की टेबल बनती और हमेशा होगा ऐसा, हमेशा। लेकिन अगर ऐसा होता 25 से 40 यहाँ पे दे दिया और 40 से 55 के बजाय 40 से 50 दे दिया, फिर ऐसी टेबल नहीं बनती, ठीक है ना? ये टेबल तभी बनेगी जब यहाँ पे गैप सेम होगा। तो एक बार आप क्रॉस चेक भी ज़रूर कर लिया कीजिए, ठीक है? तो आपने क्या निकाल लिया? xi माइनस 47.5 निकाल लिया। जब हम इसका माध्य निकालेंगे ना अब, है ना? उसमें फिर मैं ये जोड़ दूँगा, जो मैंने घटाया है उसमें मैं ये जोड़ दूँगा, जैसे इसमें बताया। भई 5 टॉफ़ियाँ 4 लेके 4 जोड़ दी, तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, सेम चीज़ इसमें करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है? आगे देखो फिर, ठीक। अच्छा अब एक काम करते हैं ना, इसको कुछ नाम दे देते हैं। xi माइनस 47.5 लिखा है, इसको मैं कोई नाम देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको छोटा कर दूँ पहले एक बारी, इतना काफ़ी है ना? इसको लेट्स से कि मैंने नाम दे दिया DI, क्या नाम दे दिया? DI। अब इसका मतलब समझिए, आप कहेंगे जी DI ही नाम क्यों दिया? ठीक है? तो हाँ, DI जो होता है ना, DI, इसका मतलब होता है डेविएशन। इंग्लिश में इसका मतलब क्या है? डेविएशन। डेविएशन का अगर आप हिंदी में मतलब ढूँढेंगे तो डेविएशन का मतलब होता है अंतर, ठीक है? और हमने भी क्या किया? हमने xi में से एक नंबर को घटा दिया, इस नंबर को घटा दिया, तो ये भी तो हमने क्या किया? अंतर किया ना, इसलिए हम इसको DI बोलते हैं, ठीक है? अच्छा दूसरी बात, ये जो हमने नंबर लिया है ना, ये जो हमने नंबर लिया है 47.5, इसको बोला जाता है A। क्या बोला जाता है? A। अब आप कहेंगे जी A ही क्यों बोला गया? तो देखो ये जो हमने नंबर लिया ना, इसको हमने एक प्रकार से माध्य मानना है। इस पूरे डाटा का हमने क्या मान लिया? एक प्रकार से माध्य मान लिया अपनी मर्ज़ी से, है ना? इस विधि का नाम क्या है? कल्पित माध्य विधि है ना? यानी आप माध्य मानते हैं, कल्पना करते हैं माध्य की। पहले ही आपने माध्य मान लिया। जैसे 47.5 है, होगा क्या पता माध्य हो, क्या पता माध्य ना भी हो, है ना? क्या पता माध्य से कोसों दूर हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ़ माध्य मानना है, ठीक है? तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अज़्यूम्ड मीन, अज़्यूम्ड मीन। तो वहाँ से ये A जो है ना, वहाँ से A यहाँ पे आया है, ठीक है? तो वापस से समझ लीजिए एक बारी। हमने क्या किया? यहाँ तक तो हम करते ही थे। हमने कोई भी एक नंबर इसमें से ले लिया। इसमें से इसलिए लिया ताकि घटा करने में आसानी हो। वैसे कोई भी ले सकते थे, लेकिन इसमें से इसलिए लिया ताकि घटा करने में आसानी हो। जैसे 47.5 ले लिया। अब 47.5 में से 47.5 ले लिया। अब सारे जो डाटा पॉइंट्स हैं उसमें से 47.5 घटाना पड़ेगा। तो मैंने पहले 47.5 को घटा दिया। 47.5 में से 47.5 गया, 0 आ गया। फिर ये 15 हो गया, फिर 23 हो गया। टेबल बनती है यहाँ पे, मैंने पहले बता दिया। जितना गैप होगा उतनी ही टेबल बनेगी। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं DI। क्या बोलते हैं? DI, डेविएशन, अंतर, ठीक है? लिखना DIC होता है बस, ठीक है? और ये जो आपने ये जो पॉइंट माना है इसको हम क्या बोलते हैं? A। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे? A बोलेंगे। A का मतलब अज़्यूम्ड मीन, ये आपने पहले से ही माध्य मान लिया, है ना? ये पहले से ही माध्य मान लिया और आपने हर एक नंबर में से वो माध्य घटा दिया। ये सारी चीज़ बताऊँगा कि क्यों किया, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ये फ़ॉर्मूला आया कहाँ से, सारी चीज़ें बताएँगे, लेकिन पहली बार क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल लिखा, फिर फ्रीक्वेंसी लिखी, फिर हमने xi लिखा,
है ना, उसमें से फिर हमने क्या किया, कोई भी एक नंबर लेके xi में से घटा दिया, तो हमारे पास ये डाटा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा है ना di और ये जो हमारा fi है, इसकी मल्टीप्लाई कर लूँगा, fi di के कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 2 की -30 से करोगे तो -60 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, है ना? 3 की -15 से माइनस का 45, 7 जीरो जा 0, 15 छिका 90, 30 छिका 6 तिया 18, 180 और 45 छिका 45 दूनी 90 होता है ना, 9 18 27, 270 हो गया, समझे? ठीक है। अब आप इस FI/DI को जोड़ लीजिए और FI को जोड़ लीजिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखो, हमारे पास जो कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फ़ॉर्मूला है, वो क्या है? सिग्मा ऑफ FI/DI अपॉन में सिग्मा ऑफ FI प्लस में A। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोल दे कि कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाल लो, तो आप पहले फ़ॉर्मूला लिख लो। फिर आपको सारी चीज़ पता चल गई कि यार मुझे FI/DI निकालना है। तो पहले आपने DI निकाला, फिर आपने FI/DI की मल्टीप्लाई कर दी। फिर आपको पता चल गया कि इसका जोड़ करना है, सिग्मा मतलब जोड़, किसका? FI/DI का। तो अब आप इसका जोड़ कर रहे हो और किसका जोड़ करना है? FI का जोड़ करना है, इसका जोड़ कर रहे हो। समझ में आई? अब आप इसका जोड़ करेंगे। जोड़ कैसे करना है? तो ये जो पॉजिटिव नंबर है ना, इनको एक बार जोड़ लो, जो नेगेटिव नंबर है इनको एक बार जोड़ लो। 270 और 180 और 90, 270 तो ये हो गए, 540 हो गया ये, ठीक ना? 540 में से यही घटाने हैं, माइनस क्या है ना, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ करके फिर इकट्ठा घटा देंगे। या तो आप 540 में से 45 घटाओ, फिर उसमें से 60 घटाओ, नहीं तो इनको इकट्ठा जोड़ के फिर घटा दो। तो 60 और 40 100 हो गया, माइनस का 105 हो गया, है ना? 540 में से 105 घटा लो, 540 में से 105 घटा लिया, 10 में 5 गया 5, 3 बच गया, 3 में 0 गई 3, यहाँ कितना बच गया? 5 5 में गया 4, ये हो गया आपका 435, ठीक है? अब इनको जोड़ लो, 6 12 18, 6 को 24, 25 38, 30 हो गई है। बात समझ में आ गई? अब आप फटाफट वैल्यू रख दो, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा ऑफ FI/DI, ये कितना है? 435 है, बटे में सिग्मा ऑफ FI का जोड़ ये कितना है? 30 है, प्लस में A क्या है? जो आपने माना है, आपका A ये हुआ, आपने इसको A माना था ना, है ना? तो इसमें आपने ये जोड़ दिया, ठीक है? अब ये घटा देते हैं, भाग कर देते हैं, मतलब ये हो गया अपना 30 एकम 30, 13 बच गया, 135 हो गया, तो 30 चौका 120, फिर बच गया 15, पॉइंट लगा लिया, फिर 150 हो गया वो, 30 पंजा 150, घटा तो लेंगे आप, भाग तो कर ही लेंगे, है ना? तो इन दोनों को जोड़ दो, 47.5 और 14.5 जोड़ोगे तो 62 आएगा। 48 और 14, 48 और 10 58 और 4, हाँ ठीक है, 62 आएगा। तो 62 आपका क्या आ गया? माध्य आ गया। क्या आ गया? माध्य। अच्छा एक बात और बताते हैं, अगर आप इस ये जो डाटा पॉइंट आपको दिए थे, इसका माध्य अगर आप प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं ना, प्रत्यक्ष विधि से FI XI की मल्टीप्लाई करके, तब भी माध्य यही आता। इसका आपने माध्य निकाला किससे? कल्पित माध्य विधि से, तब भी माध्य यही आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कहेंगे जी आपने तो पहले कहा था कि अलग-अलग आता है। वो अलग-अलग किस लिए आता है? अगर यही डाटा आपको अनग्रुप में दिया होता ना, यही डाटा आपको अनग्रुप में दिया होता, जैसे 10 से 25 तक 2 विद्यार्थी हैं, आपको कह देता कि 13 विद्यार्थी ने, मतलब एक ने 13 नंबर लिए, एक ने 17 नंबर लिए। ऐसे 25 से 40 तक 3 विद्यार्थी हैं, तो अगर ये कह देता कि एक ने 27 नंबर लिए, एक ने 30 नंबर लिए, एक ने 35 नंबर लिए। तो अगर आपको अनग्रुप वे में डाटा मिला होता ना, ऐसे रो डाटा मिला होता, इंडिविजुअल सीरीज़ मिली होती, तब आप जो माध्य निकालते और ये जो माध्य निकालते, ये अंतर आता। क्योंकि इसके अंदर तो आपने XI माना है ना, कोई मिड पॉइंट माना है, ठीक है ना? ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों के 17.5 आए होंगे। ये तो आपने अप्रोक्सिमेशन माना है, इसलिए। बात समझ में आ गई? ठीक है? ऐसे करना होता है आपको कल्पित माध्य विधि से, ठीक है? अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी उठेंगे कि जी हमने घटाया क्यों है ना? तो ये सारी बातें बताएँगे कि घटाया क्यों है, जोड़ा क्यों है, लेकिन एक बार क्वेश्चन करा देते हैं। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स इससे थोड़ा-सा ऐसा नाराज़ से हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता, पहले डेरिवेशन करा देते हैं तो। इसलिए मैं पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद फिर डेरिवेशन करा दूँगा। बात समझ में आ गई ना? तो देखो एक बार समझना थोड़ा-सा, हमने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर घटा दिया, 47.5 घटा दिया। घटाने के बाद जो लास्ट हमारा आउटकम था, आंसर हमारा ये आना चाहिए था, उसमें हमने 47.5 जोड़ दिया। तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। समझ रहे हैं? पहले आपने जैसे 5 टॉफ़ी हैं, 4 आपने घटा दी, 4 जोड़ दी, तो टॉफ़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ऐसी सेम चीज़ इसमें है। माध्य जो था हमारा FI/DI जो था, इसमें से सॉरी ये जो XI था, इसमें से 47.5 घटा दिया, फिर बाद में 47.5 जोड़ भी दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा आंसर पे। बात समझ में आ गई ना? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे, ये देखेंगे कि ये फ़ॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना? एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अब की मैं थोड़ा-सा फँसा दूँगा, क्योंकि आप सारी चीज़ समझ तो चुके ही हैं, है ना? कोई भी एक क्वेश्चन कर लो। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कल भी कराया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था प्रत्यक्ष विधि से, है ना? अब अगर एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चन में कोई भी विधि नहीं बोल रखी, तो आप कोई भी विधि का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी विधि का।
लेकिन एग्ज़ाम में कई बार बोल देता है कि प्रत्यक्ष विधि से करो, है ना? कई बार बोल देगा कि आपको कल्पित माध्य विधि से करना है, तो उसी विधि से करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं क्या लिखा, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको कल्पित माध्य विधि से कर सकते हैं, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को नहीं ले रहा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट विधि से हो जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मल्टीप्लाई करने में मुश्किल आए। तो लेट्स से कि मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें मल्टीप्लाई करने में ना थोड़ी-सी मुश्किल आएगी। अब जैसे मुझे इसका माध्य निकालना है, ये जो डाटा दे रखा है, इसका मुझे माध्य निकालना है, ठीक है? अब इसका माध्य निकालने के 2 तरीके हैं, या तो मैं प्रत्यक्ष विधि से करूँ, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में आप देखेंगे ना, तो 65 और 68 के बीच में कौन-सा पॉइंट आएगा? साढ़े 66 आएगा, है ना? कौन-सा आएगा? साढ़े 66 आएगा, क्योंकि 65 और 68 के बीच में 3 का डिफरेंस हो गया, 3 का आधा 1.5 हो गया, तो 65 में 1.5 जोड़ दो, साढ़े 66 हो गया ना, साढ़े 66 आएगा। अब साढ़े 66 की 2 से गुणा करनी, फिर इसकी 4 से गुणा करनी, तो गुणा करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। इसलिए हम यहाँ पे कौन-सा मेथड यूज़ कर लेंगे? यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि का यूज़ कर लेंगे। ध्यान रखिए, अगर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं बोल रखा ना, तो आप किसी भी विधि से माध्य निकाल सकते हैं, किसी भी विधि से, ठीक है? मैं फिलहाल इसी से निकाल लेता हूँ, कल्पित माध्य से, क्योंकि हमें ये सीखना है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है? देखो, वर्ग अंतराल कौन-सा आपका? 65 से 68, 65 से 68, फिर 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, ये हो गया, ठीक है? अब आप यहाँ पे लिखते हैं, वर्ग अंतराल हो गया ना, अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं आप, फ्रीक्वेंसी एफआई, ये हो गई जी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, ठीक है? अब आप लिखते हैं यहाँ पे एक्सआई, डाटा पॉइंट। अब डाटा पॉइंट तो आपको दे नहीं रखे ना, तो आप ये मान लेंगे, डाटा पॉइंट्स को आप मानेंगे। कैसे? इन दोनों के बीच वाले पॉइंट को। भाई जैसे 2 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी नहीं है यहाँ पे, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, मतलब हार्ट बीट की 1 मिनट में कितनी संख्या है? 1 मिनट में मान लो कि 2 ऐसे पेशेंट हैं, 2 ऐसी महिलाएँ हैं, जिनके 1 मिनट में 65 से लेकर के 68 बार दिल जो है ना वो धड़कता है। समझ रहे हो? धक-धक जो है वो 65 से 68 बार होती है। तो 65 से लेके 68 बार, हो सकता है कि दोनों की 66 बार होती हो सकता है कि दोनों की 67 बार होती हो सकता है दोनों की 65 बार होती है। 68 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, अब डाटा पॉइंट तो हमें पता नहीं, तो हम इनका मिड पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कि हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों का जो दिल का धड़कना है, उसका एवरेज इन दोनों के मिड पॉइंट के बराबर होगा, ठीक है? तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा? एक काम आप ऐसे कर सकते हैं कि 65 और 68 को जोड़ लो, फिर 2 से भाग कर लो। नहीं तो आप ऐसे खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार 65 और 68 के बीच में क्या आएगा? 66.5 ही आएगा, है ना? क्योंकि 3 का गैप है, डेढ़ जोड़ लो इसमें, 66.5 हो गया। ऐसे 68 और 71 के बीच में क्या आएगा? डेढ़ जोड़ लो, 3 का गैप है, सब में 3 का ही गैप होगा, है ना? तो ये हो जाएगा अपना 69.5, इसमें ये अपना हो जाएगा 73.5, फिर इसमें 75.5, इसमें 78.5, इसमें इसमें 81.5, इसमें 84.5, ठीक है? अब देखिए, अब आपके पास एक्सआई आ गया, डाटा पॉइंट्स आ गए, है ना? और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको बहुत मुश्किल आएँगी, ज़्यादा ही मुश्किल आएँगी। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, हम किससे करेंगे? कल्पित माध्य विधि से। तो हम क्या करेंगे, हम है ना कोई भी इनमें से कोई भी एक नंबर मान लेंगे। लेट्स से इसको मैंने ए मान लिया। ध्यान रखिए, ए आप किसी को भी मान सकते हैं। मैं इसलिए मान रहा हूँ ताकि यहाँ पे घटाने में मुश्किल ना आए। हम चाहते क्या है कि मेथड आसान हो जाए, मुश्किल तो नहीं करना चाहते ना, आसान करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ में से ए मान लिया और जनरली हम बीच वजह से मान देते हैं ताकि टेबल लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, यहाँ लिख दूँगा डी बराबर एक्सआई माइनस ए। ए की जगह आप चाहें तो, क्योंकि हमने ए क्या माना है, ए माना है 75.5 को, तो 75.5 लिख सकते हैं। अब एक्सआई मतलब ये x1 x2, तो आप x1 में से 75.5 घटा देते हैं, है ना? पहले आप यही घटा दीजिए, 75.5 में से 75.5, ये लिख दिया, 0 आ गया। अब इनके बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है ना, तो टेबल भी यहाँ पे 3 की चलनी चाहिए, ठीक है? देखें एक बारी, चेक कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता हमेशा चले, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। 73.5 में से 75.5 घटा लो, मतलब 75.5 में से 73.5 घटा लो, तो क्या 0, 2, है ना? 5 3, हाँ, ठीक है। तो अब देखो, मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि टेबल 3 की चले। अब जैसे यहाँ पे टेबल कितने की चल रही है? 2 की चल रही है, ठीक है ना? अब आप वैसे ही -2 आएगा यहाँ पे,
क्योंकि आपने 73.5 में से 75.5 घटाया ना, 69.5 में से 75.5 घटाओ। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, कभी गलती ना हो जाए अपने से। ठीक है, तो ये हो गया 0, 15 में से 9 हो गया 6, और ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं पे, क्योंकि टेबल नहीं चल रही, फिर यहाँ पे मिस्टेक करी है मैंने। हाँ, मैं भी सोचूँ गलती हुई है। ठीक है, मिस्टेक हुई है भैया, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि टेबल चलनी चाहिए ऐसे, है ना। यहाँ पे देखो 71 और 74 के बीच में जो पॉइंट आएगा वो 72.5 आएगा। ठीक है, तभी तो। अब पहले बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि वही आए, इसकी टेबल चले, लेकिन है ना, मैक्सिमम चांस होता है कि टेबल इसकी चल जाती है। ठीक है, अब आप घटाएंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, फिर -6 आएगा, फिर -9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। बस मैं आप घटा के ही देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, ये हो गया जी हमारा काम, डी हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं, अब क्या करेंगे, डी निकाल लेना। अब आप एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले आप माध्य का फॉर्मूला लिख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि क्यों कर रहे हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला है एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई प्लस में ए, है ना। इसलिए आप एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको एफ आई डी आई चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, आप टेबल बना के करिएगा पूरा प्रॉपर। मेरे पास तो फिर मैं टेबल बनाऊंगा ना तो बहुत घटिया लगता है, मैंने कल बना के देखी थी। तो एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 निमा 18, 4 छिका 2 निमा 18 हो गया ना। 4 छिका कितना होता है? 6 छिका 24, 3 एकम 3, 3 तिया 9 है, सॉरी, 0, 7 तिया 21, 6 चुका 24, 9 दूनी 18, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई इनका जोड़ करेंगे। कैसे? पहले तो पॉजिटिव जोड़ लेता हूँ। 24 और 18 कितना हो गया? 24 और 10 34, 34 और 8, 34 और 8 कितना हो गया भैया? 42 हो गया। 42 और 21 52, 62, 63 हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए। 18 और 24 कितना हो गया? 24 से 24 तो वैसे ही कट जाता है ना। वैसे तो आप ऐसे भी जोड़ सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, फिर बात बताऊँगा। 18 और 24 कितना हो गया? 8 4 12, एक अंश ऊपर, 2 3 4, 42 हो गया। 24 और 10 34 और 8, हाँ 42 हो गया। ठीक है, 42 और 9, 42 और 9 51 हो गया, है ना। अब घटा लीजिए, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, पॉजिटिव बढ़ा तो पॉजिटिव का निशान आ गया, है ना। यानी अगर आप इसमें से ये घटाएंगे, देखो 24 से 24 तो वैसे ही कट जाता, अगर आप ऐसे घटाना चाहते हैं ना, 24 जोड़ना चाहते हैं, 24 से 24 तो वैसे ही कट जाता, 18 से 18 भी कट जाता, 21 में से 9 गया तो 12 ही बचता। हाँ ठीक है, बस समझ में आ गई, ऐसे भी कर सकते थे। तो हम वैल्यू रख देते हैं, नहीं एफ आई का भी जोड़ करना पड़ेगा अपने को। कितना हो जाएगा एफ आई का जोड़? 2 और 4 6 और 6 3 9 और 9 और 8 17, 17 और 7, 17 और 7 कितना हो जाता है? 24 ना। हाँ, 24 और 4 28 और 2 30, 30 है, चलो, मतलब 30 महिलाएं हैं, है ना। तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा? एफ आई डी आई कितना हो गया? 12 बटे में सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है? 30, प्लस में ए कितना है? ए किसको माना आपने? 75.5 को। ठीक है ना, अब इसको भाग कर लीजिए। अब ये जाएगा अपना 6 दूनी 12, 6 पंजा 30 पे, तो 2/5 हो गया। इसको पॉइंटर पे काट लेता हूँ, 0.4 पे कटेगा, है ना भाई। 2 को आपने 5 से भाग करना है ना, 5 0 0, 2 बच गया, 0 लगाई, 5.4 आ गया, 0.4 पे कट गया। इनको आप जोड़ लो, 75.5 में 0.4 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 75.9 हो जाएगा, 7 5.9, मतलब 75.9 हो गया। अब इसका मतलब क्या 75.9 का? 75.9 का मतलब है कि ये जो 30 महिलाएं हैं ना, 30 महिलाएं, अगर मैं इनके एवरेज के हिसाब से देखूं, तो इनके एवरेज के हिसाब से 330 महिलाओं में एवरेज के हिसाब से प्रति महिला की जो हार्ट बीट की दर है ना, हृदय के धड़कने की जो दर है, वो कितनी है? 75.9 है। मतलब 1 मिनट में एवरेज के हिसाब से हर एक महिला का जो हृदय है वो 75.9 बार धड़कता है ना। एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ। एवरेज का मतलब ये होता है कि आपने टोटल को हर एक महिला के हिसाब से बाँट दिया। जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि भैया जैसे आपके पास 10 टॉफ़ियाँ हैं, तो आपने हर एक के हिसाब से बाँट दी, तो वो एवरेज होता है। बात समझ में आ गई ना? 3 दोस्त का एग्ज़ाम्पल दिया था, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, वैसी चीज़ है इसमें भी। ठीक है ना? तो ये मतलब हुआ इसका। बात समझ में आ गई? जैसे देखिए 65 से 68 बार धड़कने वाली महिलाएँ कितनी हैं? 2 बार। 68 से 71 बार दिल जिसका धड़कता है, कितनी महिलाएँ ऐसी? 4 बार, 4 महिलाएँ हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे अप्रोक्स लेके चल रहे हैं। मतलब हमने क्या कर लिया? एवरेज ले लिया। एवरेज कितना आया? 75.9 आया। अब 75.9 का मतलब क्या है कि अगर मैं 30 महिलाओं के हिसाब से देखूँ ना, कितनी महिलाओं के हिसाब से? 30 महिलाओं के हिसाब से। तो अगर मैं 30 महिलाओं के हिसाब से देखूँ तो हर एक का जो हार्ट बीट की दर है वो इतनी हो गई। इस फ़ॉर्मूले की डेरिवेशन देखते हैं।
ये देखते हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि बताओ यार कि कल्पित माध्य विधि का डेरिवेशन बताओ, कि कल्पित माध्य विधि कैसे आई, कभी नहीं पूछेगा। ये तो हम अपनी समझ के लिए कर रहे हैं, है ना, या फिर जो टीचर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता तो चले कि फॉर्मूला आया कैसे, ऐसे थोड़ी रट्टा मारते रहेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट फिर, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन यार उस तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है उस तरीके में, लेकिन मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं इस फॉर्मूले को डिराइव करने के। तो एक तो आपकी बुक में दे रखा है, तो अगर आप बुक वाला तरीका देखेंगे तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा, कैसे फॉर्मूला आया होगा। लेकिन मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जिसने ये फॉर्मूला बनाया उसने कैसे सोचा होगा, ठीक है ना। बुक वाला जो तरीका है उसमें ये समझ नहीं आ रहा कि जिसने फॉर्मूला बनाया उसने कैसे सोचा, उसने इस फॉर्मूले के बारे में कैसे सोचा, उसने कैसे दिमाग लगाया कि ये घटा देता हूँ, ये जोड़ देता हूँ, है ना। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम दूसरी तरह से डेरिवेशन करेंगे। करें स्टार्ट पे, देखो। अच्छा, अब देखना, माध्य माध्य जो है आपका, माध्य को निकालने का प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई, ये होता है ना। अब एफ आई एक्स आई का क्या मतलब है कि यहाँ पे आई की वैल्यू एक से चलती है और एन तक जाती है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ वन एक्स वन प्लस में एफ टू एक्स टू प्लस में एफ थ्री एक्स थ्री प्लस में डैश 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 प्लस में एफ एन एक्स एन, ये बात होगी। बटे में सिग्मा ऑफ एफ आई का क्या मतलब है, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस में डैश 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 प्लस में एफ एन, ये मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी की डाटा पॉइंट से मल्टीप्लाई करनी है, फिर मल्टीप्लाई करनी है, फिर मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको जोड़ना है। मान लो कि एफ वन और एक्स वन, जो भी एफ आई और एक्स आई है, इनकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं और मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है। तो अब आपने क्या किया, आप एक काम करते हैं कि चलो मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है ना, एक काम करता हूँ मैं, जो डाटा पॉइंट है ना इसमें से कुछ घटा देता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में से आप कुछ नहीं घटा सकते। फ्रीक्वेंसी तो ये हो गया ना भाई, 50 से 55 अंक लाने वाले 2 छात्र हैं, तो आप उस 2 छात्रों को ढेर छात्र नहीं कर सकते ना, उन 2 छात्रों को 1 छात्र तो नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके पास डाटा पॉइंट है उसमें आप घटा करके जोड़ सकते हैं। भाई जो आप घटा रहे हैं उसको बाद में आप जोड़ देंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को तो मैं छेड़ता नहीं, ये जो x1 है ना डाटा पॉइंट, इसमें से लेट्स से कि मैंने a घटा दिया, a कोई भी एक नंबर हो सकता है। सेम चीज़ इसमें करी मैंने, इसमें से मैंने a घटा दिया, सेम चीज़ इसके साथ करी, इसमें से भी मैंने a घटा दिया, समझे। ऐसे करते 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 ये जो हमारा xn है इसमें से भी मैं a घटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, मैथ में आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं घटा सकते, जो आप घटा रहे हैं ना उसको आपको जोड़ना भी पड़ेगा। जैसे लेट्स से कि 5 है ना, आपके पास 5 टॉफ़ियाँ हैं ऐसे समझो, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं घटा सकता। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 5 - 4, ऐसा नहीं कर सकता, ध्यान दीजिए, है ना। अगर मुझे ऐसा करना है ना, तो जो मैं घटा रहा हूँ ना वो मुझे जोड़ना ही पड़ेगा, ताकि 5 पे कोई फ़र्क ना पड़े, समझे। लेट्स से 7 है ना, तो अगर मैं 7 में ऐसे लिख दूँ, 7 - 1 + 1, तब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 7 का 7 ही रहा, ठीक है ना। तो जो आप घटा रहे हैं ना उसको आपको जोड़ना ही पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे a घटाया, लेकिन a किसके अंदर घटाया, गुणा के अंदर, तो मुझे इनकी मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। असल में देखना पड़ेगा कि असल में घटा क्या है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पे a + a लिख दिया, भाई जो घटाया वही जोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने घटाया है वो मल्टीप्लाई के अंदर था, ठीक है ना। तो आपको पहले देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके कि असल में घटा क्या है, समझ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फटाफट से। तो ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा, f1 x1 माइनस f1a, अब f2 x2 माइनस f2a, f2 प्लस का f2, f2 x2 माइनस f2a, ऐसे ही आगे चलता जाएगा, f3 x3 माइनस f3a, डैश 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 प्लस में f1 xn माइनस का f1a, समझे, ठीक है। तो असल में घटा क्या है भाई अपना, देखें, f1 x1 f2 x2 f3 x3 f1 xn, ये तो थी अपने पास, ठीक है। ये तो हमारे पास था ही, है ना। अब हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्या चीज़ होगी इसके साथ, ये तो था ही। चलो, एक्स्ट्रा क्या क्या हो गया इसके साथ, एक्स्ट्रा हो गया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक्स्ट्रा हो गया ना। तो लेट्स से कि माइनस का f1a माइनस f2a माइनस का f3a
माइनस का एफ एन ए, यानी ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई आपके पास, ये जो है ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है ना, ये जो माइनस ये जो घटा है ये एक्स्ट्रा अपना जो अब मतलब समझा, जब मैंने यहाँ से ए घटाया ना तो असल में यहाँ पे ए नहीं घटा, असल में यहाँ पे ये घटा है, ये वाली चीज़ घटी है आपकी, यहाँ पे डैश 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 लगेगा, मैंने डैश 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 नहीं लगाया, यहाँ पे भी डैश डैश डैश, ये वाली चीज़ घटी है, ठीक है ना। वापस समझो, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ए घटा देते हैं, जब मैंने ए घटाया ना तो असल में जब मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो असल में ये चीज़ घटी थी। अब मैंने ये बताया कि भाई जो चीज़ घटाते हो वही चीज़ जोड़नी पड़ती है, जो चीज़ घटाओगे वही चीज़ जोड़नी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ घटी है तो मुझे ये चीज़ जोड़नी पड़ेगी इसके साथ, समझे। अब मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़, तो मैंने यही चीज़ जोड़ दी, समझना भी, मैं कराता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ये चीज़ मैंने जोड़ दी, अब इसका मतलब समझो ध्यान से, अभी मैं करके दिखा दूँ, इसको मिटा देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो हुआ क्या, मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा था तो मुझे मल्टीप्लाई करने में मुश्किल आई, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, डाटा पॉइंट में से कुछ घटा देते हैं, तो मैंने ए घटा दिया, ठीक है। अब घटाने के बाद जब मैंने इसको सोल्व किया ना तो मुझे पता चला कि असल में ए नहीं घटा, असल में यहाँ पे ए नहीं घटा है, घटा तो ए ही है, लेकिन असल में जो एक्स्ट्रा चीज़ आई ना वो थी हमारी ये वाली एक्स्ट्रा चीज़ थी। आप समझो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, f1 माइनस का f1a प्लस का f2 माइनस का f2a प्लस का f3 माइनस का f3a प्लस में डैश 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 प्लस में fn माइनस का fna, ये चीज़ होगी ना। और यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में अपना यहाँ पे है f1a प्लस में f2a, ये मैंने जोड़ा है ना अपनी मर्जी से, ठीक है ना। क्यों जोड़ा है अभी आपको पता चलेगा, ये मैंने अपनी मर्जी से, जैसे मैंने ए घटाया, ए घटाने के बाद ये मैंने जोड़ दिया ना अपनी मर्जी से, क्यों जोड़ा अभी पता चलेगा। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, ठीक है ना। क्या बच गया आपके पास, f1 प्लस में f2 प्लस में f3 डैश 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 प्लस में fn, ये बच गया ना। तो देखो ये सीरीज, ये वाली जो सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है और ये वाली जो सीरीज है, ये दोनों सेम नहीं आ गई, यानी आपने सीरीज में कोई फर्क नहीं किया, ठीक है ना। जो घटाया है उसी को आपने जोड़ दिया, आपने घटाया ए उसी को आपने जोड़ दिया, है ना। आपने गुणा में ए घटाया था ना, तो आपको पहले गुणा करके देखनी पड़ेगी असल में आपने घटाया क्या है। आपने असल में घटाया था f1a f2a ऐसे घटाया था, तो वही आपने जोड़ दिया ताकि सीरीज पे कोई फर्क ना पड़े। ये दोनों सीरीज सेम ही तो हैं, इन दोनों सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, समझे ना, समझे, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। ये थोड़ा सा यार गहरा था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि उसने कैसे सोचा होगा, जिसने फॉर्मूला डिराइव किया उसने कैसे सोचा होगा, उसने इसी तरीके से सोचा होगा ना कि भाई गुणा करने में दिक्कत आ रही है, इस गुणा करने में दिक्कत आ रही है लेट्स से, तो मैं काम करता हूँ कोई ना कोई नंबर घटा देता हूँ, तो उसने ए घटाया होगा, उसने ऐसे ही ए घटाया होगा। अब जो उसने घटाया वो उसने जोड़ा भी होगा, है ना। आप अपनी मर्जी से तो कोई घटा नहीं सकते, तो आप घटा रहे हैं तो उसको बाद में जोड़ लो चाहे। अब जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो यही कर रहे थे, हमने पहले घटाया ए को, फिर बाद में लास्ट में ए को जोड़ा भी था, तो सेम चीज़ उसने यहाँ पे करी, बस समझ आई। चलो अच्छा जी, ये कर लिया, चलो ठीक है ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो x1a है, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, xn माइनस ए, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको नाम दे दिया डी आई का मतलब इसको लेट्स से d1 नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया जैसे d2, इसको मैंने नाम दे दिया बस, समझे। इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से d3, बस नाम दे दिया, कोई ना कोई तो अंक आएंगे ना यहाँ पे, तो उसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कोई ना कोई नाम दे दिया। तो ये अपना हो गया f1dn, समझे। प्लस में यहाँ पे क्या है, f1a प्लस f2a प्लस f3a प्लस fna। अच्छा अब ये देखो, एक काम करें, इसमें से a कॉमन ले लें, तो अगर मैं a कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश 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 fn, समझ में आई। बटे में क्या है आपका, बटे में है आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश 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 fn, है ना। अब देखिएगा
यहाँ पे हो गया F1 D1, यहाँ पे F2 D2, यहाँ पे F3 D3 और कहाँ तक Fn Dn तक। तो ये कुछ आपको ऐसा नहीं दिख रहा F1 X1 F2 X2 F3 X3, है ना? सेम ही चीज़ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे X1 है, यहाँ पे D1 है, ठीक है? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ और भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ सोच के बताओगे? हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ Fi/Di लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ Fi/Di, क्योंकि वही चीज़ होगी F1 D1 F2, है ना? प्लस में ए, यहाँ पे क्या F1 प्लस F2 प्लस F3 F2 Fn। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसको कुछ और लिख सकते हैं क्या? इसको ए को भूल जाओ, इसे फिर से इसको बता दो, इसको कुछ और लिख सकता हूँ क्या? इसको हम कुछ और लिख सकते हैं क्या? बताइए, शाबाश। हम्म तो आप देखेंगे तो F1 प्लस F2, इसको मैं लिखना चाहूँ तो सिग्मा ऑफ Fi लिख दूँ, समझ में आ गई? ठीक है, बटे में यहाँ पे क्या है, इसको भी हम सिग्मा ऑफ Fi लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो सिग्मा ऑफ Fi दोनों के भाग में है, इसके भी, तो दोनों को अलग अलग कर दें, स्प्लिट कर सकते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ Fi/Di अपॉन में सिग्मा ऑफ Fi प्लस में ए सिग्मा ऑफ Fi अपॉन में सिग्मा ऑफ Fi, अलग अलग कर दिया, है ना? अब देखिए ये तो घट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है? ये नहीं कटेगा, कभी सोचते हैं कि अब ये कट जाएगा, नहीं ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, ध्यान से समझो, क्योंकि ये जो है ना, ये तो हो गया आपका F1 D1, ये हो गया F1 F2 D2, ये हो गया F3 D3, चलते 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 Fn Dn तक हो गया। और जो नीचे वाला है ये हो गया आपका F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे चलते चलते Fn तक हो गया, है ना? तो ये कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने F1 कॉमन ले लिया, F1 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, क्या चल गया पता नहीं, ठीक है ना? तो ये कटेगा नहीं ऐसे, ये कट गया, क्यों? क्योंकि ये हो गया आपका ऐसा कुछ ए, ये हो गया F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 Fn, और यहाँ पे क्या था F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 Fn, ये सेम था इसलिए कट गया, समझ में आ गई? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा, सिग्मा ऑफ Fi/Di अपॉन में सिग्मा ऑफ Fi प्लस में यहाँ पे क्या बच गया ए, ठीक है? तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया, समझे? इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि आपको समझ में आए, दिख जाए अच्छी तरह से। देखिए, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला था, है ना? अब Fi/Xi का मतलब ये होता है, Fi का मतलब ये होता है, सिग्मा ऑफ Fi का मतलब ये होता है ना? अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करने में मुश्किल आ रही थी, मैंने ए घटा दिया, जो घटाया उसी को मैंने जोड़ना भी पड़ा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है जो घटाया उसी को जोड़ना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ से ये घटाया है तो यही मैंने जोड़ दिया, यही मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि असल में आपको लगेगा कि सर आपने तो जोड़ा कुछ और ही है, नहीं असल में मैंने यही जोड़ा है, क्योंकि जो आपने ए घटाया है ना, तो असल में ए घटा रहे हो आप, लेकिन घटा कुछ और ही है। घटा क्या था, F1A F2A ऐसा घटा था, तो जो घटा था उसी को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर हमने क्या किया, x1 माइनस ए, इसको मैंने D1 मान लिया, इसको D2 मान लिया, इसको D3 मान लिया, बस नाम दे दिया उसको। तो नाम देने के बाद ऐसा आ गया, इसको सोल्व किया तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये लास्ट में आपका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन ऐसे हुआ, ठीक है, समझे? इसको ऐसे निकाला गया, जिसने फॉर्मूला बनाया उसने सोचा होगा कि अच्छा ऐसा करके देखते हैं, बस समझ आ गई? अच्छा, इसको डेरिवेशन करने का एक दूसरा तरीका भी है, इसी फॉर्मूले को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, चाहे तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, है ना? आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अच्छा यार उसने कैसे सोचा होगा, कैसे नहीं करा होगा, ठीक है? एक बात आपको बताता हूँ, थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगी कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन ये बहुत बात सच है। जो भी मैथमेटिशियंस हुए हैं ना, जो भी बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक है? तो अगर आप इस डेरिवेशन को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से है, आपके अंदर लगन है ना? आप एग्जाम पर्पज से मैथ को नहीं कर रहे, ठीक है? और ये अगर आपने अभी हैबिट डेवलप कर ली ना, कि आप हर एक चीज़ में पूछ रहे हैं कि यार ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आप खोज रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है? जन्म से कोई भी सीख के नहीं आता, मैं भी जन्म से क्या पता ना सीख के आया हूँ, लेकिन जब आप खोजेंगे ना उस चीज़ को, खोजेंगे तो नेट पे भी मिलेगा आपको बहुत सारी चीज़ें, है ना? ये मैंने खुद ड्राइव नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मैंने ड्राइव किया, मैंने पढ़ा था कहीं से तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? तो वो आपके खोजने पे डिपेंड करता है, समझे? तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से आया। मैं आपको एनसीईआरटी वाला भी दिखा देता हूँ एक बारी, अगर आपको मिल जाए तो। एनसीईआरटी ने भी इसको डिराइव किया है, लेकिन उसमें हमें पता नहीं चलता। देखो सेम ही चीज़ किया उसने, कहाँ गया अपना,
लेकिन उन्होंने क्या किया, डेरिवेशन कैसे किया, जब वो फ़ॉर्मूला बन गया ना, उसके बाद डिराइव किया है। हाँ, यहाँ से डिराइव किया है, ठीक है? लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम ये सोचें कि फ़ॉर्मूला बना कैसे? एनसीईआरटी ने जैसे डिराइव किया वो भी सही है, लेकिन है ना, वो हमें ये नहीं बताता कि ये फ़ॉर्मूला कैसे सोचा गया होगा। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि फ़ॉर्मूला कैसे सोचा गया होगा। उसने सोचा होगा कि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, ए घटा के देगा उसका। जो घटाया उसी को जोड़ लिया, उसको फर्दर सोल्व किया, उसको फिर ये फ़ॉर्मूला मिल गया। जो आपका स्टेप डेविएशन का फ़ॉर्मूला है, इससे अगले वाला जो पद विचलन वाला है, वो भी फ़ॉर्मूला ऐसे ही निकला है। आप चाहें तो उसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और, एक छोटी-सी बात और रह गई। जैसे हमने माध्य का फ़ॉर्मूला ये मान के चला था, तो हमारा ये फ़ॉर्मूला आ गया। अब माध्य का फ़ॉर्मूले तो और भी होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फ़ॉर्मूला एक ये भी तो था, सिग्मा ऑफ xi अपॉन n, है ना? तो अगर आप यहाँ से चलें तब भी आप उस पर पहुँच सकते हैं, कल्पित माध्य विधि पर पहुँच सकते हैं, है ना? तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो इसका फ़ॉर्मूला ऐसे मिलेगा। जब आपको रो डाटा दिया हो ना, ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। जब आपको रो डाटा दिया हो, क्या दिया हो? रो डाटा या फिर इंडिविजुअल सीरीज़ बोल देते हैं इंग्लिश में। तब माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि तो होती है ये, और माध्य निकालने की कल्पित विधि होती है ये। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ बता देते हैं, है ना? आप थोड़ा-सा मतलब सुन लीजिए, ठीक है? याद मत रखिए लेकिन सुन लीजिएगा एक बार। ये भी ऐसे ही बना। यहाँ पे सिग्मा ऑफ xi का क्या मतलब हुआ? x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते-करते फिर a घटा दिया गया। जो आपने घटाया वो जोड़ दिया गया। फिर उसको सोल्व किया तो आपका ऐसा बन गया। ठीक है ना? अच्छा, रो डाटा अगर आपको अनग्रुप डाटा दिया है, तो माध्य निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिग्मा ऑफ fi xi अपॉन में सिग्मा ऑफ fi, है ना? ठीक है? तो अगर आप वही सेम चीज़ होगी तो, ठीक है? और अगर आप कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालेंगे तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा ऑफ fi di अपॉन में सिग्मा ऑफ fi प्लस में a, ठीक है ना? ग्रुप में भी यही फ़ॉर्मूला था, तो इसलिए आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई ना? ये चीज़ें थी, समझ गए? तो ऐसे हमने कल्पित माध्य विधि सीख ली। अच्छा, अब आप घर से क्या कीजिएगा मैं बता देता हूँ आपको मैं, अगर आप अभी तक ये लेक्चर देख रहे हैं तो। तो घर से आप क्या करेंगे? हाँ, देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड तो थोड़ा-सा अलग है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ भी थोड़ा-सा अलग है ना? सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया, सेवंथ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया। इन सारे क्वेश्चन्स को आप दोनों विधियों से करके देख लीजिए, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना? दोनों विधियों से। कौन-सी विधि? एक तो आपकी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी आपकी कल्पित माध्य विधि। इन दोनों विधियों से करके आप देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर आपको उनको समझिए कि अच्छा इसका माध्य का मतलब ये हुआ, है ना? तो बस यही आज था, और कल हम करेंगे इसका तीसरा मेथड जो कि आपका पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड है वो, उसको करेंगे। समझे? मैं स्टेप डेविएशन कुछ और तो नहीं बोल गया? यही नाम था ना उसका? नाम ध्यान नहीं रहते भाई। 1 मिनट मैं चेक कर लूँ, क्या नाम था उसका? पग विचलन था, पद विचलन बोल दिया। पग और पद एक ही बात होनी चाहिए वैसे तो। चलिए कोई बात नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड हम कल करेंगे, ठीक है? कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पहले 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जैसे आज किए, और उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये फ़ॉर्मूला आया कहाँ से। तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।